हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जीके जैसे 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेगा, पूरा देखेगा और वीडियो बनाए तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एकदम थोड़ा सा देरी होगा, लास्ट तक आपको क्या करना है, आपको बने रहना है अगर आपको क्या करना है दिल्ली पुलिस एग्जाम निकालना है। तो चल दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो सभी प्रश्न का क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। और अगर आपको सभी क्वेश्चन का अगर बारे में अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं कि आप कितना सही किए 100 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से आपको देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है क्या है, तो आपको ध्यान से देखिए। कहता है कि पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है कि पठारी क्षेत्र में निम्न में से ऐसा कौन सा जो खनिज है वो नहीं पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा खनिज है, तो दोस्तों ये खनिज जो तेल है वो नहीं पाया जाता है पठारी क्षेत्र में। ठीक है, बाकी कोयला पाया जाता है, लोहा इसका पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, लेकिन खनिज तेल नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। बताना है कि जो पठार चारों ओर से यानी पर्वतमालाओं से घिरे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तो दोस्तों अंतर पर्वतीय पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी के होने का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी भी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह का क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है, पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहार स्थित पठार को कहा जाता है। क्वेश्चन है कि पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहार स्थित पठार को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। तो पर्वत पदीय आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पठार है जो अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो किसको नहीं रखा जाता है, तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसको नहीं रखते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर का पठार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा जो चैनल है जिसपे आपको जीके जीएस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, तो बस इसी चैनल पर जिस पे आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम सेंटर पे, इसी पे आपको कराया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 5वां प्रश्न है कि अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है। बताना है कि अंतर पर्वतीय पठार का जो उदाहरण है वो कौन नहीं है। तो दोस्तों ये कौन नहीं है, तो पेटागोनिया का जो पठार है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, टोटल 100 प्रश्न बताने वाले हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो पर्वत पदीय पठार है। तो कौन है, तो दोस्तों ये पेटागोनिया का जो पठार है वो क्या है, पर्वत पदीय पठार है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। बताना है कि मेसेटा का जो पठार है उन निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जहां मेसेटा का पठार पाया जाता है, वहां स्थित है। ठीक है, तो कहाँ है, तो स्पेन तथा पुर्तगाल में क्या है, यानी कि मेसेटा का पठार स्थित है। तो स्पेन तथा पुर्तगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है। बताना है कि जो टेलीग्राफिक पठार है वो कहाँ स्थित है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ स्थित है। तो दोस्तों बता दें कि उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है वहाँ क्या है, टेलीग्राफिक पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है। बताना है कि विश्व का ऐसा कौन सा सर्वाधिक ऊंचा पठार है जो आपका है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो दोस्तों कौन हो जाएगा, तो दोस्तों जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। बताना है कि जो पोटवार पठार है वो निम्न में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान में स्थित है। तो आपका पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में डी के हमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि लोयस पठार स्थित है। क्वेश्चन है कि लोयस जो पठार है वो कहाँ स्थित है। तो बता दें कि लोयस जो पठार है वो चीन में स्थित है। तो आपका राइट आंसर चीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। बताना है कि जो भारत की जो स्थलीय सीमा है
जलीय नहीं, स्थल सीमा की टोटल पूछ रहा है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितना है, तो दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। तो टोटल आपका 15,200 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की स्थल सीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है काफी। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। बताना है कि जो द्वीपों के सहित, यानी कि जो द्वीपों को लेकर जो छोटे छोटे द्वीप रहते हैं उन सभी को अगर देखा जाए कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है तो कितना है, तो दोस्तों ये 7516 किलोमीटर है। तो आपका राइट आंसर 7516 किलोमीटर हो जाएगा, और 0.5 है तो आगे पीछे होता रहा, तो बस इतना याद रखिएगा 7516 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताना है। बताना है कि दोस्तों कि भारत से उत्तर तक की जो दक्षिण की जो लंबाई हो क्या है, तो देखिए ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा, तो आप ही जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 3214 किलोमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई बताना है। बताना है कि जो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो क्या है। ठीक है, ये तो ऊपर जो उत्तर से दक्षिण हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक बताना है। ठीक है, तो वो जो हो जाएगा वो 2933 किलोमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की लंबाई बताना है कि भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है वो कितना है। तो दोस्तों बता दें कि भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है तो 6100 किलोमीटर है। तो आपका राइट आंसर 6100 किलोमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए के 6100 किलोमीटर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 17 प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन बताने से पहले बता दें कि अगर आपको इसी तरह का क्वेश्चन देखना पसंद है, अगर आप भी अगर दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, वाकई आपके सीरियस हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसी चैनल पर आपको जाना है प्लेलिस्ट के रूप में। वहाँ आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर जाना है और सभी वीडियो को आपको देखना है। और जब तक एग्जाम ना हो तब तक आपको कराते रहेंगे, और जब तक इस चैनल का रहेगा भरोसा तब तक आप कराते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के रूप में अपने दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो पर है तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 17 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों बता दें कि ये 2.4% है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, 2.4 राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि उसको अगर ब्रैकेट में देखा तो मध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट ऐसे समझिए कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कितना आता है भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो दोस्तों कितना आता है, तो ये 10.7% आता है। तो आपका राइट आंसर 10.7% आपका राइट आंसर, जो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सुंदरबन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। तो दोस्तों बता दें कि सुंदरबन के जो डेल्टा है वो हमेशा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी के हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। बताना है कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है। तो ये कहाँ है, तो दोस्तों गंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर ठीक है, हाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि ऐसे ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में नहीं है। तो आपका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। बताना है कि तिब्बत में बहने वाली नदी जो सांगपो है वो निम्नलिखित में से किससे होकर क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तो दोस्तों ये सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
23 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी नदी है जो नामचारवा में यू टर्न लेती है और भारत में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सी नदी है, तो दोस्तों बता दें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यू टर्न लेती है नामचरवा में और भारत में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। बताना है कि जो तिब्बत में मानसरोवर झील है उसके पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तो किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो दोस्तों बताना है तो इन सभी का हो जाएगा। कौन कौन, तो सिंधु का भी होता है, सतलज का भी होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी वहीं से क्या होता है, यानी कि तिब्बत में मानसरोवर झील से उद्गम होता है। तो आपका तीनों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी भी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह का मॉक टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, तो अगला है 25 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। बताना है कि जो माजुली नदी द्वीप है वो निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो किस नदी में स्थित है, तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वह दक्षिण से उत्तर की ओर क्या करता है, प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी है, तो दोस्तों जो बेतवा नदी है वो दक्षिण से क्या होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो आपका बेतवा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी बिहार का कहता है कि किस बिहार का दुख यानी कि सौर ऑफ बिहार कहा जाता है। बताना है कि जो बिहार का दुखद नदी है वो किसको कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको से पूछ रहा है। ठीक है, दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने आ गया तो आप आंसर आसान से निकालिए। तो आप ही जानते हैं कि जो कोसी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऑफ बिहार कहते हैं, यानी दुखी नदी किसको कहते हैं, कोसी नदी को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन ले आते हैं जो आपको एग्जाम में आता है, दिमाग में आता है और समझ में आता है और 100% पूछे जाने की संभावना रहता है। तो दोस्तों अभी भी वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके सरकारी एग्जाम सेंटर को क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अगला है 28वां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी हिमालय पार नदी है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो हिमालय पार नदी है। तो हिमालय जो पार नदी है उसको हम लोग सतलज नदी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर सतलज नदी हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29वां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित नदियों में से यानी बताना है कि एक विनाशक नदी कहलाती है। क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है विनाशक नदी से कि निम्नलिखित में से सब बताइए कि विनाशक नदी कहलाती है, कौन ऐसा नदी है। तो दोस्तों बता दें कि जो कोसी नदी है वो विनाशक नदी है। तो आपका राइट आंसर कोसी हो जाएगा। बहुत बार कोसी नदी जब चलता है तो कोई से रोक नहीं लियाता है। तो ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। यह भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन सा नदी है जो बंगाल का शोक कहलाता है। तो जो बंगाल का शोक कहे तो आपका दामोदर हो जाएगा और बिहार का शोक कोसी हो जाएगा। ठीक है, तो दामोदर नदी बंगाल का शोक नदी कहलाता है और कोसी नदी बिहार का शोक कहलाता है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी हो जाएगा और बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक है, तो शोक है तो दोनों से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। बताना है कि जो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक है। साइंस से क्वेश्चन है, तो दोस्तों हम बता दें कि ज्योति फ्लक्स का जो है वो ल्यूमेन होता है। तो आपका राइट आंसर ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है वो ल्यूमेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ल्यूमेन आपका फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई बताना है। तो दोस्तों बता दें कि भौतिक मात्रा ज्योति की जो इकाई होता है वो लक्स होता है, जो उसको हम लोग शॉर्टकट में लिखे, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स लिखते हैं। तो आपका राइट आंसर फ्लक्स, यानी ज्योति फ्लक्स को हम क्या करते हैं, तो उसको ज्योति फ्लक्स, तो भौतिक मात्रा ज्योति को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि पास्कल इकाई है। बताना है कि जो पास्कल है आखिर वो किसकी इकाई है। तो दोस्तों बता दें कि पास्कल हमेशा दाब की इकाई होती है। तो आपका राइट आंसर दाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है
ठीक है, कि कैंडेला मात्रक है, बताना है कि जो कैंडेला है वो किसका मात्रक है। तो आप भी जानते हैं कि दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कैंडेला है वो हमेशा ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो आपका राइट आंसर ज्योति तीव्रता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 35वां प्रश्न है कि ऊर्जा की इकाई है, बताना है कि जो ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या होती है। तो दोस्तों ऊर्जा की हमेशा जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि ऊर्जा की इकाई क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्जा की जो इकाई हो हमेशा जूल होता है और कार्य का भी क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो कार्य का भी पूछे तो आपका जूल हो जाएगा और ऊर्जा का भी आपका जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, जूल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 36वां प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की माप क्या है। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो माप है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र का जो माप है वो हमेशा टेस्ला कहलाता है। तो आपका राइट आंसर टेस्ला हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हटर्ज जिसको उसको एच जेड से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया कि हटर जो है उसको हम लोग सूचित करते हैं तो एच जेड से, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए। तो क्वेश्चन है कि हटर जो है वो क्या मापने की इकाई है। तो हम अभी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी जानते हैं कि जो हटर्ज है वो हमेशा तरंगों की जो आवृत्ति है उसको मापने के लिए क्या किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है। तो हमेशा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 38 नंबर का क्या है क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा की इकाई है, बताना है कि जो विद्युत मात्रा की जो इकाई हो क्या है। तो अभी जानते हैं कि विद्युत जो मात्रा है वो हमेशा एम्पियर की इकाई होती है। तो दोस्तों एम्पियर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि विद्युत मात्रा यानी विद्युत धारा, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है, बताना है कि एसआई पद्धति में लेंस की जो शक्ति है उसकी इकाई क्या है। तो अभी जानते हैं कि डायोप्टर जो है वो लेंस की शक्ति की क्या है, यानी इकाई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40वां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, बताना है कि ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने की जो इकाई है वो क्या है। तो आप ही जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, यानी डेसिबल में मापते हैं। तो आपका राइट आंसर डेसिबल हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी डेसिला आपका डेसिबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41वां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि अम्ल जिसको इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं वह पदार्थ है, जो बताना है कि अम्ल जो है वो वह पदार्थ है वो जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कि इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है कि प्रोटॉन देता है कि हाइड्रोजन आयन देता है। तो दोस्तों बता दें कि हमेशा यह क्या करता है, प्रोटॉन देता है। क्या करता है, अम्ल जो है हमेशा प्रोटॉन देता है। तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अगर दोस्तों इस 100 क्वेश्चन को अगर आसानी से अगर थोड़ा सा 30 से 40 मिनट का समय है, आप अगर देख लेते हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को हमेशा मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भस्म वह पदार्थ है जो, तो इलेक्ट्रॉन जो अम्ल था वो बता दिए कि क्या कहता है, वो प्रोटॉन देता है। और उसके बाद है जो भस्म है वो जो क्षार है वो क्या करता है। तो दोस्तों बता दें कि जो भस्म है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो देता है वो अम्ल हो जाएगा और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या हो जाएगा, भस्म जी से क्षार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो देखिए दोनों डिफरेंस है तो एक दूसरे से कनेक्टेड लिए हैं, ठीक है। इसी तरह कर लेते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपको डाउट ना हो, आप उस क्वेश्चन का क्या करते हैं, सॉल्व करें, आप क्वेश्चन को क्या कर एग्जाम में बना सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन है 43वां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल और भस्मों की जो अभिक्रिया कराते हैं तो उसके बाद जो फलस्वरूप हमें जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो हमेशा उसको लवण कहते हैं। तो अम्ल और भस्म को जब भी हम अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल और भस्म को जब भी अभिक्रिया कराएंगे और तो उसके बाद जो फलस्वरूप हमें यानी कि जो परिणाम मिलेगा उसको हम लोग लवण कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लवण क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44वां प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, बताना है कि उदासीनीकरण जो क्रिया है उसमें क्या बनता है। तो दोस्तों बता दें कि उदासीनीकरण की जो क्रिया है उसमें हमेशा लवण और जल बनता है। तो आपका राइट आंसर लवण और जल हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, लवण और जल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताना है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए, यानी बताना है कि ऐसा कौन सा जो है परीक्षण कार्य जो अम्ल और भस्म को
जांच करता है कि कौन अम्ल है और कौन भस्म है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये लिटमस पत्र के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों लिटमस पत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए सब क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46वां प्रश्न है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बताना है कि ऐसा कौन है जो नीले लिटमस पत्र है और उसको लाल कर देगा। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर प्रश्न भी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका ऑपोजिट है। ठीक है, कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो क्षार हो जाएगा, जिसको हम लोग भस्म कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दोस्तों आपका 48वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 48वां प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है कि जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। बताना है कि जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों बता दें कि जल में घुलनशील भस्म को हम हमेशा क्षार कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्षार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो कथन सही है। तो देखिए क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, सही है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये भी सही है। क्षार सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होती, ये भी सही है। तो दोस्तों बता दें कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तीनों सही है तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है। दोस्तों सभी अम्ल जल में घुलनशील यानी कि घुल कर प्रदान करते हैं। ऐसे समझिए कि जो सभी अगर अम्ल को हम लोग जल में मिला देंगे तो क्या प्रदान करेगा। अम्ल जो है वो अगर सभी प्रकार से अगर जल में घुल जाता है तो क्या प्रदान करेगा। तो क्या प्रदान करेगा, तो ये हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है। जब जल में घुल जाता है ना अम्ल, तो हमेशा ये हाइड्रोजन आयन देता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन हो गया है। टोटल आपको हम 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। थोड़ा वीडियो को लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए क्या है, नॉलेजफुल वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप पढ़ लेते हैं और इस चैनल से जुड़ जाते हैं और सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम में जीके जैसे आपको क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता है। तो 51 नंबर प्रश्न क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भस्मों का स्वाद होता है। क्वेश्चन है कि जो भस्मों का, जिसे हम लोग क्षार कहते हैं, उसका जो स्वाद है उसका जो स्वाद है वो कैसा होता है। तो दोस्तों ये खारा होता है। तो आप भी जानते हैं कि जो भस्म है यानी क्षार है उसका खट्टा होता है, खारा होता है, सॉरी खट्टा नहीं, तो खट्टा तो ऐसा हो जाएगा, तो खारा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन है 52वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। बताना है कि पान की लता में बनने वाली जो जड़ है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों बता दें कि आरोही जड़ होती है, तो आपका राइट आंसर आरोही जड़ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर प्रश्न है। तो आपको ध्यान से देखना है कि आलू का खाने योग्य भाग होता है, यानी कह रहा है कि आलू का ऐसा कौन सा भाग है जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो दोस्तों बता दें कि आलू को हम लोग तना को भाग क्या करते हैं, खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है, यानी कि पर्ण जो काय स्तंभ है वो एक रूपांतरण है, वो क्या है। तो दोस्तों ये हमेशा एक तना का है, तो आपका राइट आंसर तना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर तना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नाग फनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है, यानी बताना है कि नाग जो फनी है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये पर्णकाय स्तंभ के द्वारा होता है, तो पर्णकाय स्तंभ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 56वां प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन एक तना है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो एक तना है। तो दोस्तों बता दें कि आलू जो है वो क्या है, एक तना है। ठीक है, आलू इसको कर लीजिएगा, तो आलू है क्या है, तना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि आलू खाते का भाग है जो तना है। 57वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अगर इसी तरह का अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, एमसीक्यू अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को आसानी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 57वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह मतलब कहाँ करता है। तो दोस्तों बता दें कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। तो दोस्तों बता दें कि कहाँ किया जाता है, तो ये पत्तियाँ करता है, तो आपका राइट आंसर पत्तियाँ हो जाएगा। क्यों आप भी जानते हैं कि पत्ता गोभी का मतलब पत्ता,
आखिर पत्ता गोभी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वो पत्ता है, कितना भी अगर छील दीजिएगा तो मतलब छिलका भी छील दीजिएगा तो वो पत्ता ही निकलेगा, ठीक है, अंदर भी छील दीजिएगा तो पत्ता ही निकलेगा, इसी को इनको हम लोग पत्ता गोभी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पत्ता गोभी आपका राइट आंसर पत्तियां हो जाएगा, ठीक है। अगला है 58वां प्रश्न है। एक बात है दोस्तों, इस चैनल पर वही क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, दिमाग में आता है, समझ में आता है। इसीलिए लोग इस चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और जोड़ते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और हर पल अगर पल पल के अपडेट चाहते हैं और जीके जी से नॉलेजफुल क्वेश्चन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और एक नहीं विश्वास हो तो एक बार देख लीजिए वीडियो, आपको लिए कैसा लगता है और कौन सा क्वेश्चन सही है नहीं है, ठीक है। तो 58वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आलू भूमिगत रूपांतरण तना होता है जिसे कहा जाता है। बताना है कि आलू भूमिगत रूपांतरण जो तना है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कंद कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंद हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी कंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 59 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। बताना है कि क्या जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि जो शकरकंद का जो कंद है वो तने का रूपांतरण नहीं है, बाकी सब है। प्याज का जो वल्व है, अरबी का गनानंद है, वो आलू का कंद है, वो सब है। लेकिन शकरकंद जो कंद है वो क्या है, तने का रूपांतरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा तना है। बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसको हम लोग तना कहते हैं। तो दोस्तों अदरक को हम लोग तना कहते हैं, तो आपका राइट आंसर तना हो जाएगा, अदरक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है। बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन है जो प्रकंद का उदाहरण है। तो कौन जो है वो प्रकंद का उदाहरण है। तो दोस्तों ये अदरक जो है वो प्रकंद का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 62 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। यानी कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो रूपांतरित क्या है, तना है। तो दोस्तों ये आलू है, रूपांतरित तना है, अभी जानते हैं तना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। बताना है कि जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन एकदम मतलब लगता है कि 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 21 अप्रैल 1526 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया है। यानी बताना है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का जो प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया है। तो किस युद्ध में किया है, तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में किया है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए इसे कलंदर की उपाधि दिए। बताना है, क्वेश्चन है एकदम समझना है क्वेश्चन, ठीक है। आपको एकदम मतलब बोर्ड नहीं लगेगा। इस चैनल पर उसी तरीके से क्वेश्चन बताए जाते हैं जो आपको सीट पे आपको दिमाग में आए और एग्जाम में आए, समझ में आए। तो देखिए, किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीर लोग को दे दिया, सगी अमीर डैडी समझिए अमीर लोग को दे दिया, ठीक है, साथ दे दिया। उस उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी, यानी कि जो दे दिया उसके बाद उसको जो उपाधि मिला वो क्या है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में दे दिया। तो आपका राइट आंसर पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 66वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। यानी क्वेश्चन है कि भारत में जो ग्रैंड ट्रंक जो रोड है वो किसने बनवाई थी। तो किसने बनाया था, तो दोस्तों ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो आपका राइट आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 67 नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो किसका निर्माण करवाया था, तो दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो आपका राइट आंसर बुलंद दरवाजा हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आइए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। बताना है कि आइए अकबरी एक महान ऐतिहासिक
ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो अबुल फजल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई है 5 नवंबर 1556 में, वो किसके बीच हुई? तो पहले तो क्वेश्चन आप ये वाला ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको मिल गया कि 5 नवंबर 1556 को दूसरा लड़ाई हुआ पानीपत का, ठीक है, और उसके किसके बीच हुआ था? जो दूसरा जो लड़ाई हुआ वो किसके बीच? तो आप भी जानते हैं कि अकबर और हेमू के बीच हुआ है, तो आपका राइट आंसर अकबर और हेमू हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी भी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन बताने वाला भी 70 ही क्वेश्चन हुआ, 30 क्वेश्चन और है, तो बस दिल थाम के बैठिए। आपको क्या होगा? देरी होगा दोस्तों, 30 मिनट हो गया है, कोई दिक्कत ना, 40 से 45 मिनट तक आपको क्या करना है? बैठना है। आप अगर बैठ जाते हैं, 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो दोस्तों हमें नहीं लगता है कि आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको जीके जिसमें यहाँ से छूट जाएगा, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों 70 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध मुस्लिम गायिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित था? बताना है कि जो प्रसिद्ध मुस्लिम जो गायिका थी वो चांद बीबी, वो जिसने बरार को क्या किया? अकबर को सौंप दिया, निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित था? वो किस राज से संबंधित था? तो अहमद नगर से संबंधित था। तो अहमद नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 72 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों 72 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? यानी कह रहा है कि पुर्तगाल वो कौन था, जो पुर्तगाल के वो कौन व्यक्ति था जिसने गोवा पर अधिकार जमा लिया था? तो कौन था? तो दोस्तों बता दें कि अल्फांसो डी अल्बुफर्क जो था वो क्या था? वो गोवा पर अधिकार जमा लिया था। किसने? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये कौन था? तो ये हमेशा वारेन हेस्टिंग था। तो आपका राइट आंसर वारेन हेस्टिंग आपका प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो दोस्तों बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय जो है वो भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो किसने फैलाया था? तो ये पुर्तगाल के लोग फैलाया था। तो आपका राइट आंसर पुर्तगाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है 75 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? यानी कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपोर्टेंट है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कहाँ उतरा था? तो सबसे पहले कालीकट में उतरा था। तो आपका राइट आंसर कालीकट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन है 76 नंबर प्रश्न भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों बता दें कि जो वास्को डी गामा है वो कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था। तो आपका राइट आंसर पुर्तगाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो किसने किया था? तो दोस्तों ये सर थॉमस ने रोक किया था। तो आपका राइट आंसर सर थॉमस रोक हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है। बताना है कि जो भारत का जो संविधान है आखिर उस किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो आपका राइट आंसर संविधान सभा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 79वें प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी बताना है कि जो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित जो किया गया वो कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो जनवरी 22
1947 में किया गया था, यानी 22 जनवरी 1947 को किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित मतलब तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे। यानी बताना है कि जो संविधान निर्मात्री जो सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो आदर्श के समिति थे, उनका जो अध्यक्ष वो कौन थे। तो ये कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत बड़ा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है 81 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। बताना है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, वो कब किया गया था, यानी कौन से ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों ये कब किया गया था, तो जुलाई 1947 में किया गया था। तो आपका राइट आंसर जुलाई 1947 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, दिमाग में क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। तो किस तिथि को अपनाया था, तो दोस्तों ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो 22 जुलाई 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया है। यानी क्वेश्चन है कि संविधान जो सभा के लोग थे वो संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किए थे। तो कब पारित किए थे, तो दोस्तों बता दें कि 26 नवंबर 1949 को किए थे। तो आपका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन को क्या कर रहे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 84 नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली है। यानी बताना है कि जो संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, तो कब मिला था। तो दोस्तों ये बता दें कि 24 जनवरी 1950 को मिले थे। तो आपका राइट आंसर 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। यानी बताना है कि संविधान सभा के कितने ऐसे उपस्थित सदस्य थे जो क्या किए थे, संविधान पर हस्ताक्षर यानी कि साइन किए थे। तो मतलब कितने थे, तो दोस्तों बता दें कि टोटल आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो 284 लोग थे। तो आपका राइट आंसर 284 लोग हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी 284 लोग जो था वो क्या किया था, वो संविधान सभा कि वो क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, वो सदस्य लोग थे 284 लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है और सचमुच वीडियो लंबा हो गया है 37 मिनट, कोई बात नहीं दोस्तों। अगर दिल थाम के अगर आप भी अगर दिल्ली पुलिस एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जीके जिसमें आपको डर लगता है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन बताया जाता है, जो भी वीडियो बनाया जाता है, उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि अभी क्वेश्चन आपको जीके जैसा को छूटने वाला है, ठीक है। तो 86 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान में देने वाला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने ऐसे अनुच्छेद थे और ऐसे कितने अनुसूची थी, तो बताना है। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि टोटल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थे। अब तो चेंज हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये 396 हो गया है लगभग, और जो 12 अनुसूचियां हो गया है, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए कुल पहले वाला देखा जाए तो 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां पहले है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी और क्या अनुच्छेद भी, ठीक है। तो पहले का क्वेश्चन पूछ रहा था 395 और 8 अनुसूचियां हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है 87 नंबर प्रश्न, काफी इंपोर्टेंट है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। बताना है कि भारतीय संविधान को बनाने में जो कुल समय लगा है, कुल टाइम लगा, वो कितना लगा। तो दोस्तों बता दें कि टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। यानी बताना है कि भारत में जो ट्रेजरी बिल है वो बेचे जाते हैं। तो दोस्तों ये किसके द्वारा बेचे जाते हैं, तो दोस्तों बता दें कि आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला है 89 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। बताना है कि भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो ये सावधि जमा धनराशि है। तो आपका राइट आंसर
सावधि जमा धनराशि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूत पत्र को क्या कहा जाता है। यानी बताना है कि जो अल्पकालिक जो सरकारी प्रतिभूत है उस पत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो उस पत्र को हमेशा क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ट्रेजरी बिल कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ट्रेजरी बिल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 प्रश्न है, ठीक है, कि 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। बताना है कि 1969 में निम्नलिखित में ऐसा कौन सा बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। तो दोस्तों बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, उसका जो राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है। तो कौन नहीं है, तो दोस्तों लुफ्थाना जो है वो बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है, बाकी सभी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी नंबर यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देन से है। यानी बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संस्था है जिसका संबंध आवास यानी कि जो होता है इंदिरा आवास, आप समझ ना, इंदिरा आवास उसको है, तो आवास ऋण देने से है। तो दोस्तों ये किसका संबंध है, तो दोस्तों ये HDFC से है। तो आपका राइट आंसर HDFC हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न काफ़ी नंबर इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर जो स्टूडेंट अगर इन क्वेश्चन को अगर याद नहीं किए तो हमें नहीं लगता है कि आप सच में आप दिल्ली पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाता है इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, इसका जरूर कमेंट कीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 95 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बता दें कि विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 5 जून हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए, तो इसका भी क्या कीजिएगा, आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर है 5 जून करेक्ट आंसर। अगला है 96 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जो जनसंख्या दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों जनसंख्या दिवस हमेशा 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पूछ रहा है, जनसंख्या दिवस सिर्फ नहीं, विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 11 जुलाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 97 नंबर प्रश्न क्या है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, कि निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो किसको मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 16 अक्टूबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 1 दिसंबर हो जाएगा। इसको हम लोग अगर ट्रिक से अगर देखा जाए तो ऐसे याद रखें, एड्स से एक याद रखिएगा, एड्स एक, ठीक। तो आप 1 दिसंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों बता दें कि विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर 10 दिसंबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है टेस्ट के तौर पर, तो आपको जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन अगर आप भी अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि इस वीडियो कैसा लगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक की जय हिंद जय भारत। और उससे पहले बता दें कि दोस्तों आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनाया गया है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप जाइए इस चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में पढ़ सकते हैं, जो पहले से क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक की जय हिंद जय भारत।